नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल रखा था क्वांटम फिजिक्स ऑफ सोल, आत्मा का क्वांटम फिजिक्स। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा है, तो मैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने उस वीडियो को इतना पसंद किया। मेरे लिए दोस्तों अगर 1000-2000 आदमी भी वीडियो मेरा देख लेता है तो मुझे खुशी होती है कि चलो यार। और उस वीडियो को तो लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक देख चुका है। तो लोगों को क्वांटम फिजिक्स में आज के टाइम पे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा माइंड को भी समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं माइंड को ही डेप्थ में समझाने की या खुद भी समझने की कोशिश करूँगा। आपको समझाने के चक्कर में मैं खुद भी तो अपने अंदर कुछ एनालाइज करता हूँ कि यार कैसे इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ, जिस चीज़ को मैं पहले किताब में लिखकर एक्सप्लेन किया। जैसा कि ये किताब मैं अपने सामने भी रखता हूँ, खासकर ये जब वीडियो बनाता हूँ हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, इसमें इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है, मैन एज ए मॉलिक्यूल। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं माइंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि माइंड हमारा क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में माइंड शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। एक तरह से देखा जाए तो ऑर्गन नहीं, एनर्जी बोलिए। ऑर्गन तो ब्रेन हो गया, और ब्रेन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो माइंड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये इसका बेंजीन रिंग है, ये इसके कार्बन एटम है 6 एज पे, और ये साइड में 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हुए हैं, और इसका कोई एटम समझ लीजिए, कोई फंक्शनल ग्रुप समझ लीजिए। और यहाँ पर हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर जो कुछ भी ऑडियो, वीडियो, थिंकिंग, इमेजिनेशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के विचार, चाहे वो खुशी के विचार हो, गम के विचार हो, दुख और परेशानी हो, हैप्पीनेस हो, कोई अचीवमेंट हो, सब कुछ यहाँ पे हमारे अंदर चलते रहता है। बेसिकली वो 2 फॉर्म में चलता है, या तो ऑडियो फॉर्म में चलेगा या वीडियो फॉर्म में चलेगा, या समटाइम्स कुछ पिक्चर बनते हैं, वीडियो के ही कुछ क्लिप्स बनेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स हमारे पास्ट के बनेंगे कि पास्ट में हमारी क्या क्या घटनाएं घटी है। तो वही चीज हमारा माइंड है। अब दोस्तों माइंड को या मन को समझने के लिए, जैसा कि आप देखेंगे कई वर्षों से, मतलब 200-300 सालों से माइंड को कुछ 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे इस टर्म को। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड की बात होती है, कॉन्शियस माइंड, जिसको चेतन मन बोलते हैं। फिर सब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। फिर तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। इस तरीके से 3 भाग में हमारे माइंड को बांटा गया है। अब इसी तीनों को मैं अपने तरीके से, अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा क्या होता है कॉन्शियस माइंड, क्या होता है सब कॉन्शियस माइंड, और क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले दोस्तों कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। चेतन मन मतलब जगा हुआ स्थिति में हम जो कुछ भी सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पना करते हैं, जागे हुए स्थिति में, हम सोए हुए नहीं है, जागे हुए हैं, फुल्ली अवेकन है, या थोड़ा सा अवेकन है। मतलब फुल्ली अवेकन बोले तो बात हो जाती है ये गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण जैसे लोगों को हम फुल्ली अवेकन बोलते हैं। इनलाइटमेंट जिनको मिल चुका है वैसे लोगों को हम फुल्ली अवेकन बोलते हैं। गौतम बुद्धा के लिए खासकर अवेकन वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है। अवेकन सोल बोला जाता है। अध्यात्म की यही तो खासियत है, सोल जरूर आएगा। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है अध्यात्म शब्द में सोल ना है, आत्मा ना है। तो कॉन्शियस माइंड क्या है, इसको मैं दोस्तों रियल एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। समझ लो, कॉन्शियस माइंड को समझना बहुत आसान है। जागे हुई स्थिति में जो कुछ भी हम करते हैं वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। जैसे कि हम बाइक या कार ऐसा कुछ ड्राइव कर रहे हैं, या कोई बस ट्रक ड्राइव कर रहा है और अच्छा खासा ट्रैफिक है, ठीक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप इंडिया में देखेंगे एक ही रोड पे 1 वे नहीं होता है, 2 वे होता है, पतला सा रास्ता होता है 10 या 15 का, उसी में भीड़ आदमी चल रहा है। तो उस वहां पे अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो धक्का लगना स्वाभाविक है। इवन विशाखापट्टनम में भी कोई इतना कम ट्रैफिक नहीं रहता है, खासकर गाजुवाका और ये जगदम्बा जैसे सेंटर में बहुत सारी गाड़ियां इधर उधर जाती है। और ट्रैफिक पे तो आप जानते हैं दिल्ली मुंबई का तो हालत और भी बुरा है, कलकत्ता का हालत तो और भी बुरा है। अभी मुंबई में जाने वाला हूँ, वहाँ मेरी हालत बहुत खराब होने वाली है। तो कहने का मतलब
आप जब बाइक या कार ड्राइव कर रहे हैं तब निश्चित रूप से उस काम को आप पूरी तरीके से कॉन्शियस माइंड के साथ करते हैं, फुली अलर्ट होते हैं, और नहीं होते हैं तो आपको होना चाहिए। आपको ड्राइव करते समय कम से कम, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि मोबाइल चला रहे हैं, चाहे कार में भी मोबाइल पे बातचीत कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मुझे आश्चर्य होता है यार, कैसे कोई अपने लाइफ को इतना मतलब सस्ते तरीके से जी रहा है, बहुत चीप वे में जी रहा है। अरे आपको बात करना ही है, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, जैसे कि मेरे लिए समझो तो मेरे पेरेंट्स का कॉल इंपॉर्टेंट होता है, मेरा वाइफ का कॉल इंपॉर्टेंट है, या ऑफिस में बॉस का, ये 3 लोगों के अलावे मैं इवन, लेकिन मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तो जनरली मेरा वाइफ तो मेरा मोबाइल ही साइलेंट में करके दे देती है कि भाई तू जा साइलेंट में। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मोबाइल मेरा साइलेंट में ही रह जाता है। ऑफिसर कभी कभी नाराज भी होते हैं, मुझे बोलना पड़ता है सर वो गलती से रह गया। तो आप समझ लो कि जब आप ड्राइव करो तो यार मोबाइल यूज करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उस समय, चाहे कोई भी फोन करे। भाई वाइफ तो अगर समझदार है तो फोन नहीं करेगी, वो समझ लेगी यार कितने समय में ऑफिस जाएगा, उसके बाद कॉल कर लेंगे। लेकिन ऑफिसर कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपके बॉस कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉस भी कॉल करे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, आप ऑफिस पहुंच जाओ। या लग रहा है कि नहीं यार डांट पड़ेगा, फोन उठाना ही पड़ेगा, तो गाड़ी को साइड में लो और फोन उठाओ यार। ऐसा भी नहीं है कि फोन मत उठाओ, मैं भी गाड़ी में साइड में लेके फोन उठाता हूं। तो मैं तो ये बात जरूर कहूंगा कि यार ड्राइव करते समय बिल्कुल आप मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। चलो ये एक फ्रेंडली सजेशन है, एक फ्रेंडली एडवाइस है, मानना ना मानना इंडिया है भाई, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले, कोई भी बोल देता है, ठीक है। अपनी औकात में रहो। मुझे आचार्य प्रशांत के जो फॉलोअर्स होते हैं मुझे एक तरह से धमकाते हैं, अपनी औकात में रहो, आचार्य प्रशांत के बारे में तुम ऐसे ऐसे क्यों बात कर देते हो। एनीवे, तो कॉन्शियस माइंड का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी कर्म जो आप फुली अलर्ट होके करते हैं, फुली नहीं तो पार्शियली भी समझ लो, पूरी तरह से नहीं तो अधूरे तरीके से ही। जैसा कि आप अगर ड्राइव कर रहे हो और मोबाइल पे बातचीत भी कर रहे हो तो इसका मतलब आप ड्राइव पूरी तरह से अलर्ट होके नहीं कर रहे हो। रोड खाली है तो धक्का नहीं लगेगा, लेकिन रोड पे लोग आ जा रहे हैं तो धक्का लगेगा, क्योंकि आपका माइंड कभी, अभी रिसेंटली एक घटना घटा है जो कि मैं वीडियो भी बनाया हूँ। एक तरफ वाइफ बात कर रही है, दूसरी तरफ उसका सिग्नल मेंटेनर ने फोन कर दिया, सेम टाइम वो एक हाथ में मोबाइल वाइफ का पकड़ा है, दूसरे हाथ में टेलीफोन पकड़ा है, और वाइफ को ओके बोल रहा है, और उधर ओके और सिग्नल मेंटेनर को चला गया और ट्रेन उसने दूसरे रॉन्ग ट्रैक पे भेज दिया। ये सब क्या है? ये एक तरह से अनअलर्टनेस की बात है भाई। मतलब वो व्यक्ति पूरी तरह से अलर्ट नहीं है, उसे वो सोच ही नहीं पाया कि यार मैं ओके बोल रहा हूँ वाइफ को, लेकिन वो गलती से वो समझ सकता है कि मैं उसके लिए ओके बोल रहा हूँ, और उसकी तो नौकरी भी चली गई। तो ये घटना क्यों घटी? क्योंकि वो पूरी तरह से अलर्ट नहीं था। एक तरफ वाइफ से भी बात कर रहा है, एक तरफ दूसरे अधिकारी से भी बात कर रहा है, स्टाफ से भी बात कर रहा है, और उस चक्कर में घटना घट गई। ये इसको अनकॉन्शियस भी नहीं बोलेंगे, ये अनकॉन्शियस नहीं है, ये सबकॉन्शियस की घटना नहीं है, ये एक तरह से ह्यूमन एरर बोलो, या वो व्यक्ति इतना अलर्ट नहीं है। ये अलर्टनेस की बात है कि भाई आप कम से कम कंफर्म भी कर लो कि यार मैं गलती से तुमको बोल दिया, वाइफ को बोलना था, तुमको गलती से बोल दिया, यार रोक दो यार, ट्रेन को तुरंत रोको। ऐसा अगर वो यहाँ इंटेलिजेंस की भी बात आ रही है, अगर वो इंटेलिजेंट होता तुरंत यार कि यार कहीं वो तो नहीं चला गया, तो तुरंत उसको कॉल करके बताना चाहिए, और वाइफ को फोन को डांटते हुए कट करना चाहिए, हाँ तुमसे आता हूँ यार, बात करता हूँ, डाइवोर्स लेना है ले लो। तो एनीवे, कहने का मतलब ये है कि जिस काम को भी आप अलर्टनेस के साथ कर रहे हो, वो कहने का मतलब है आप कॉन्शियस माइंड के साथ हो काम कर रहे हो। जैसे कि मैं भी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ, ये समझ लो पूरी तरह से नहीं तो 99% मैं कॉन्शियस माइंड से वीडियो बना रहा हूँ। इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि जो काम भी आप वीडियो देख भी रहे हो मेरा, तो ये भी आप पूरी तरह से नहीं तो कम से कम 90% आप कॉन्शियस माइंड के साथ देख रहे हो। 10% हो सकता है आपका माइंड में कुछ चल रहा होगा, ठीक है, क्रिकेट चले, गर्लफ्रेंड चले, कोई पिक्चर चले, ठीक है, शेयर मार्केट चले। अब आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चीज में इन्वॉल्व हो, आपके माइंड में, आपके लाइफ में क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें घट रही है, क्या चीज में इंटरेस्ट लेते हो, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है आपका कॉन्शियस माइंड। और इसको अगर समझना चाहते हो तो दोस्तों, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि जब वो पढ़ाई करते हैं उस समय भी वो कॉन्शियस माइंड से पढ़ाई
करते हैं या करना चाहिए या करना पड़ता है, खासकर जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब पढ़ रहे हो। जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप अगर समझना चाहोगे तो इसके लिए भी आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है यार, ये कैसे कंपेयर कर दिया है बेंजीन रिंग को सोल से, ये माइंड में क्या होता है, ये माइंड को कैसे, मतलब एक बेंजीन मॉलिक्यूल को कैसे एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर रहा है, इसमें आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। तो ये सब चीजें क्या है, परमात्मा जैसे कि एक जस्ट एक इमेजिनरी चीज है, जस्ट एक कल्पना है, जस्ट एक थॉट्स है और कुछ नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई के समय भी आपको जहाँ पे, जैसे कि आपको अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो उसमें ज्यादा कुछ कॉन्शियसली होने की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से हाँ यार कहानी है ना पढ़ लिए। जहाँ रट्टा मारना है वहां तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे संस्कृत का मान लो कोई श्लोक है या कविता है कोई, तो उसमें कुछ ज्यादा कॉन्शियसनेस होने की जरूरत नहीं है, रट्टा मार लिए तोता के जैसे आप। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित कोई, रट्टा मार लिए। रट्टा मारने में कोई इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, तोता के जैसे आप रट्टा मार सकते हो। हाँ, उसका अर्थ निकालने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होने की जरूरत है, आपकी आत्मा या आपके इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। इंटेलिजेंस से भी इसका संबंध है, समझ लो एक तरह से, तो कॉन्शियसनेस का संबंध इंटेलिजेंस से भी है। उसके अलावा दोस्तों और इस चीज को समझना चाहते हो तो पिक्चर से समझ सकते हो, फिल्म से। खासकर मैं 2 फिल्म का नाम लूंगा, एक टाइटैनिक। वो टाइटैनिक का अगर आप लास्ट 5 मिनट का सीन, जब शिप डूब रहा है, शिप टूट रहा है, हीरो हीरोइन भाग रहे हैं, हथौड़ा से तोड़ रहे हैं, ठीक है, पूरा बर्तन इधर उधर बिखर रहा है, और उसमें जो विलन है, वो विलन है जो गोली चला रहा है लड़की को, आप उसको उसका गर्लफ्रेंड रहती हो, दूसरा एक तरह से उसका बॉयफ्रेंड उसको भगा के लेके जा रहा है। तो वो सीन कोई भी बंदा जो पहली बार वो पिक्चर देखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कॉन्शियस न हो गया होगा, यार क्या हो रहा है, शिप टूट रहा है, पूरा डार्क हो जा रहा है, कैसे शिप 2 भाग में टूट रहा है। मतलब पिक्चर इतना इंटेलिजेंटली बनाया है कि कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता है कि वो नींद में भी जा रहा होगा तो जग जाएगा। ऐसे तो पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई नींद में जा नहीं सकता है जल्दी, लेकिन मान लो बीच में कोई बोरिंग सीन है थोड़े बहुत, तो वहां हो सकता है कोई नींद में भी चला जाए। कोई 1% आदमी ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग खासकर मिडिल और लोअर क्लास के लोग जिनके घर में एसी नहीं होता है, वो सिनेमा हॉल में भी जाके सोचते हैं चलो यार वहीं सो के आते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसा किया हूँ, बहुत गर्मी के दिनों में चलो सिनेमा हॉल में ही सो के आते हैं। तो कहने का मतलब है टाइटैनिक का लास्ट सीन खासकर, या गॉडजिला एक पिक्चर है, उसको भी मैं कुछ 18-19 साल के एज में देखा होगा यार। उस पिक्चर के सीन आज भी मुझे याद आते हैं, चाहे उस पिक्चर को तो मैं शायद कई बार टीवी पे देख चुका हूँ। तो उस पिक्चर में भी गजब गजब के सीन हैं, मतलब वो ग्राफिक्स डिजाइन के थ्रू कैसा क्रिएट किए होंगे। उस समय तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था, तो आश्चर्य की बात है, आज से करीब 25-30 साल हो गए होंगे मैं समझ रहा हूँ। उस समय वो पिक्चर को मैं देखा था तो बस आंखें फाड़ के देख रहा था। तो जो चीज आप आंखें फाड़ के देख रहे हो, ये क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज समझ लो आप पूरी तरह से कॉन्शियस हो, आपका माइंड पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्शियस माइंड। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि कॉन्शियस माइंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन, मैं तो हमेशा हर एक कमेंट का जवाब देता हूं, तो आप इसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हो यार कि मेरे हिसाब से तो कुछ और होता है कॉन्शियस माइंड, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना कि मेरे समझ से ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सब कॉन्शियस माइंड पे। अचेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में सब कॉन्शियस माइंड होता है, बीच बीच वाला बात, मिडिल वाला बात है ये। तो उसके बारे में अब बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड, इसको समझने के लिए भी मैं रियल एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा। ठीक है, और थ्योरी में आप लोग सुनना चाहोगे तो कोई और वीडियो देख लेना, क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड। किताब पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये किताब मैंने पढ़ा है, कोई फॉरेन राइटर ने लिखा है, राइटर का नाम तो याद रहता नहीं है जल्दी। ठीक है, लाइब्रेरी से ला के वो कुछ 500-600 पेज की बुक थी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, यही बुक का नाम होगा। तो उस बुक को भी मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ो यार। आचार्य प्रशांत तो बोलते रहते हैं, उनका ये बात अच्छा है कि पढ़ो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, उनकी भी कोई किताब पढ़ लो चाहिए तो, मैं ये भी नहीं माना करता हूँ। देखो आचार्य प्रशांत की सब बातें गलत नहीं है, नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं भाई,
उनके जो सब्सक्राइबर हैं उनको भले ही मैं अंधभक्त बोलते रहता हूँ, और कोई उसमें से कोई मुझे ये भी सजेशन देता है यार आचार्य प्रशांत ने मेरे लाइफ बदल दी, या आचार्य प्रशांत को ठीक से सुनो, ठीक से समझो। कोई लिखता है आचार्य प्रशांत के साथ आपको काम करने की जरूरत है, मतलब साथ में उनके काम करने की जरूरत है। और मैं उसके सचमुच वो कमेंट मेरे लिए एक बहुत अच्छा कमेंट था, क्योंकि निश्चित रूप से मैं आचार्य प्रशांत के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है यार। आचार्य प्रशांत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आधी चीजें उनकी ना काफी भ्रामक होती है, इम्प्रैक्टिकल होती है। वो माया मोह के बारे में जिस तरीके से बात कर देते हैं, खुद यार इतना अच्छा लाइफ जीते हैं और दूसरे को ज्ञान दे देते हैं सिंपल लाइफ जियो। अरे यार तो तुम भी यार गांधी जी के जैसा जियो ना, या गौतम बुद्धा के जैसा जियो, ठीक है। एक धोती लपेट लो, खुद नहीं लपेट रहे हो एक धोती, खुद नहीं पहन रहे हो एक धोती, और गांधी और गौतम बुद्धा की बात कर देते हो, ये गलत है ना। तुम जिस तरीके से अच्छा पहन के जी रहे हो जिंदगी, कार में घूम रहे हो, आगे पीछे बॉडीगार्ड रखे हुए हो, उसी तरीके का जीवन सबको बोलो ना जीने के लिए, ऐसा जिंदगी जियो। सिंपल लाइफ जीने के लिए क्यों बोलते हो? खूब धुआं उड़ा रहे हो कार का और दूसरे को बोल रहे हो कि नहीं पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ, ऐसे नहीं। एनीवे, सब कॉन्शियस माइंड को अगर मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो दोस्तों इसके लिए मैं मोबाइल के पासवर्ड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो, जब आप मोबाइल का पासवर्ड, जैसे कि ये मान लो मेरे पास मोबाइल नहीं है तो रजिस्टर है, तो मोबाइल का जब पासवर्ड या 1 2 3 4 रखो, या न्यूमेरिकल फिगर रखो 1 2 3 4, या कुछ भी, या कोई पैटर्न रखो U या Z या उल्टा U या W, कुछ भी रखो, तो क्या होता है कि जब आज मान लो मैं उसका अपना, जैसे कि मेरे साथ एक घटना घटती है, तो मैं अगर उसका पासवर्ड को चेंज करता हूं, तो दूसरे दिन या हो सकता है 1 घंटे बाद, मान लो कि मेरा पासवर्ड रखा हूं 1 2 3 4 और पहले का पासवर्ड है, और मैं इसको चेंज करके रख दिया मान लो कि 4 5 6 7, ठीक है। तो होता क्या है, मैं जब दूसरी बार जब ओपन करने का कोशिश करता हूं, तो मैं गलती से ये पासवर्ड डालता हूं 1 2 3 4, या मान लो मेरा पहले का पैटर्न मान लो ऐसा U है, तो मैं सेकेंड टाइम चेंज कर दिया हूं, मान लो कि Z कर दिया हूं। तो मैं दूसरी बार भी जब मोबाइल को ओपन करता हूं, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा 1 2 दिन तक होता है सच पूछो तो मैं हर एक बार ये ऐसा पैटर्न डाल देता हूं। न्यूमेरिकल में भी गलती करता हूं, इसमें भी गलती करता हूं। 1 2 दिन ऐसा चलता है, और 1 2 दिन के बाद मुझे ध्यान आते रहता है कि अरे यार मैंने चेंज कर दिया है, अब ऐसा है, या आप ये पासवर्ड रख दिया हूं। तो आपके साथ भी आप देखना ऐसा होता है। इसको सबकॉन्शियस माइंड का मैं एक्टिविटी समझ रहा हूं। मतलब आपने चेंज कर दिया है, लेकिन जब उस समय आप डाल रहे हो तो हैबिचुअली आप वही चीज डाल दे रहे हो, पुराना वाला ही डाल दे रहे हो। और एक घटना आपको बताता हूं। मैं जैसे कि 20 साल से एक ही कॉलोनी में रह रहा हूं, तो मैं क्वार्टर जैसे कि चेंज करते हैं, हमारा जब प्रमोशन होता है उस समय भी क्वार्टर चेंज करने का मतलब टाइप 2 से टाइप 3 टाइप ऐसा, ठीक है, 2 बेडरूम से 3 बेडरूम या बड़ा हॉल ऐसा मिलता है। तो उस समय होता क्या है कि मान लो कि मैं पहले इस क्वार्टर में रह रहा हूँ, और ये गेट है, और यहाँ से मेरे को एंट्री ऐसे करना है, और अभी मैं क्वार्टर चेंज करके मान लो कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ से ये रोड है। तो होता क्या है कि पहले मैं इस क्वार्टर में रह रहा हूँ, तो मैं गेट से जब ऑफिस से आ रहा हूँ तो यहाँ पे आता हूँ गलती से। 1 2 दिन ये भी मेरे साथ होता है। फिर मैं यहाँ पे आके, या तो यहाँ पे पहुंच के मेरे को याद आएगा अरे यार मैं तो क्वार्टर यहाँ चेंज कर लिया हूँ, तो फिर मैं यहाँ से वापस यहाँ पे जाता हूँ। ऐसे 1 2 दिन तक चलते रहता है, और फिर मैं हमारा माइंड में, कॉन्शियस माइंड में समझ लो कि वो स्टोर हो जाता है इंफॉर्मेशन कि अच्छा मैं वहां नहीं वहां जाना है। तो ये एक्टिविटी को भी मैं सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी समझता हूँ। मतलब आप उस चीज को कर तो चुके हो, चेंज कर चुके हो, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है और वैसा गलती कर दे रहा है। तो इसको मैं अचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड की घटना समझता हूं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। अब मैं अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में अब मैं बात करूंगा। तो दोस्तों अब हम अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन की बात करते हैं। अचेतन मन क्या है? जैसा कि दोस्तों यहाँ आप देखोगे शुरू में अन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा कॉन्शियस से बिल्कुल भी उसका संबंध नहीं है, और इसलिए इसको हम मोस्टली इसको बोलते हैं अननोन है, ठीक है, या अनसर्टेन भी बोल सकते हैं।
और अनसर्टेन की जब बात आती है तब समझ लो वहां का संबंध क्वांटम फिजिक्स से हो जाता है। यहीं से संबंध हो जाता है क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का भी संबंध अनसर्टेनिटी से है। क्वांटम फिजिक्स का मतलब एनर्जी की बात होना, और एनर्जी की बात होने का मतलब सोल की बात होना, क्योंकि सोल का कंपैरिजन मैं एनर्जी से करता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की सर्किट है ये एक एनर्जी सर्किट है। उसी तरीके का सर्किट मैं कहता हूं हमारे शरीर में भी है। हमारे जो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो भी एक सर्किट है इसी तरह का, और उसी की तुलना मैं एक तरह से सोल से करता हूं। तो दोस्तों इस अनकॉन्शियस माइंड को भी समझने के लिए मैं चाहूंगा कि इसको भी प्रैक्टिकली अगर समझना है तो मैं 2-3 घटनाओं से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस की घटना है। तो सबसे पहले जो घटना घटी है वो घटना मैं शेयर करता हूँ ओशो वाली किताब को पढ़ने को लेकर, कि जिस किताब को मैं कुछ 16-17 साल की एज में पहली बार पढ़ा था, वही पटना का IIT वाली घटना। तैयारी करने गया था IIT की इंजीनियरिंग की, और वहीं पे मुझे एक किताब मिल गई थी संभोग से समाधि की ओर, और उसी समय मैं धर्म दर्शन अध्यात्म की जो बातें होती है उसकी शुरुआत एक तरह से रजनीश से मैंने किया। उसके पहले मान लो विवेकानंद को थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा होगा, लेकिन शायद वो मैच्योरिटी नहीं आई होगी जितनी मैच्योरिटी 16-17 साल की एज में आ गई होगी। तो उस एज में जब मैं पहली बार ओशो को पढ़ा, रजनीश को पढ़ा, तो उसको पढ़ते समय मेरे अंदर कुछ हुआ। क्या हुआ? मेरे अंदर एक विचार पैदा हुआ कि यार, 2 विचार पैदा हुआ कि ये बंदा बहुत ही जबरदस्त है, ओशो के बारे में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही एक तरह से खतरनाक है बोला जाए। इतना खुल्लम खुल के कैसे बात करता है, मतलब भगवान तक को भी इतना खुलेआम बात कर रहा है, ठीक है। और धरती के लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं है, जैसे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चाहे कोई भी गुरु, कोई भी बाबा, कोई भी भगवान, जैसे इन सबको भी, मतलब अब आइंस्टीन के बारे में कुछ नेगेटिव इतना कुछ नहीं बात करेंगे, चाहे गौतम बुद्ध और कृष्ण के बारे में भी कुछ ज्यादा नेगेटिव बात नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव बात किए हैं, क्रिटिकली थिंकिंग किए हैं उनके बारे में भी, कुछ उनका भी खामियां बता दिए हैं। इनके जैसे गौतम बुद्ध की खामियां बता दिए हैं कि मतलब आप वाइफ को कैसे ऐसे बिना बताए छोड़ के जा सकते हो, ठीक है, बता के जाओ भाई, बिना बताए क्यों जा रहे हो, इतने डरपोक कैसे हो सकते हो। उसी तरह से कृष्ण के बारे में भी कुछ ऐसे खामियां निकाल दिए हैं। तो एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था तो मेरे को ये जबरदस्त लगा व्यक्ति कि भाई मानना पड़ेगा। और मेरे अंदर एक और भी विचार पैदा हुआ कि यार, जिस तरीके से ये बात कर रहा है, भोजन से लेकर भगवान तक हर एक चीज के बारे में, ठीक है, एक पार्टिकल से लेकर परमात्मा तक, एटम से लेकर पूरा यूनिवर्स तक, जो कुछ भी है सबके बारे में। और इसलिए भी ओशो ने इतना बात किया है क्योंकि वो बहुत पढ़ाकू थे यार। डेली हमको लग रहा है 2-3 किताब, वो खुद बोलते हैं कि मैं डेली 2-3 किताब पढ़ जाता था। तो जो व्यक्ति डेली 2-3 किताब पढ़े, जो हजारों किताब पढ़ जाए, कुछ रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने इतना किताब पढ़ा है, तो उसके दिमाग में कितना इंफॉर्मेशन घुस गया, अब तो बात करेगा ही सब चीज के बारे में। तो इसलिए उन्होंने सब चीज के बारे में बात किया है। किताब में जो लिखा है उसको तो बात किए ही है, अपना भी एक्सपीरियंस उसमें डाल दिए हैं। तो मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की इच्छा हुई। अब आप सोचो कि यार, एक 16-17 साल का लड़का के अंदर ये इच्छा कैसे पैदा हो जा रही है भाई, ये डिजायर क्यों, ये थिंकिंग क्यों, थिंकिंग माइंड, ये माइंड में थिंकिंग क्यों आ रहा है कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, मैं भी ऐसा कुछ लिखूंगा। बोलूंगा तो नहीं आया था, मैं भी ऐसा कुछ लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में ओशो रजनीश ने मेरे अंदर ये विचार डाला कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूंगा। और उसी विचार के कारण मैं करीब 4-5 साल बाद, जब मेरे को मतलब बेरोजगारी, गरीबी से मैं जब बाहर आया, तो मुझे लिखने का एक तरह से शौक चढ़ गया, समझ लो, तो कि मैं लिखूंगा ही। लेकिन लिखने से पहले सोचना तो आसान है दोस्त, कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं एलोन मस्क बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं चांद पे जाऊंगा। खासकर 10 से 15 साल की एज में बच्चा ऐसा ड्रीम कर सकता है। जैसे कि मेरा एक भगना है, वो 7th क्लास में ही ब्लैक होल, ये सब ऐसे, मतलब आइंस्टीन से आगे भी रिसर्च करूंगा, ऐसा ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि यार, तू अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है और तू मतलब ये सब इतना बड़े बड़े सिद्धांत के बारे में क्यों सोच रहा है भाई। तेरे को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में लिखा है वो चीज पढ़ना, वो उसको उस लेवल का तो पहले सब क्वेश्चन बना लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सब क्वेश्चन बनाओ,
बाद में तुम IIT का एग्जाम दो, NIT ज्वाइन करो, IIT ज्वाइन करो, उसके बाद तुम करना रिसर्च। और वही बच्चा आज जाके बोलता है मामा मतलब अब पढ़ने का मन नहीं करता है। अजीब बात है। मतलब देखो एक बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। 7th क्लास में बोल रहा है कि मैं रिसर्च करूंगा, कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आगे सोचूंगा, ब्लैक होल के पीछे से जाऊंगा कि क्या हुआ, ब्लैक होल में क्या होता है, चाहे बिग बैंग से पहले क्या हुआ, क्या था, ये सब इतना मतलब डेप्थ में सोच रहा है 7th क्लास में। अब जब चला गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस समय बोल रहा है कि मामा अब तो उतना मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। मैं बोलता हूँ अरे पढ़ ले यार, लाइफ को मतलब स्टेबल करना है ना, पहले कोई एक नौकरी तो पकड़ना है। लोअर मिडिल क्लास वाले हो तुम, कोई अमीर बाप के बेटे नहीं हो। तो मैं प्रैक्टिकल बात बहुत ज्यादा करता हूँ दोस्तों। तो मैं उसको भी बोलता यार पढ़ ले यार, ऐसे क्या मतलब आज से 5 साल पहले तो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था और आज क्या हो गया तेरे को, ये गलत बात है। अरे कुछ नहीं पढ़ ले, बीटेक कर रहे यार, कोई ऐसा थोड़ी जो कि फालतू चीज पढ़ रहे हो। बीटेक के बाद मत पढ़ना, उसके बाद तुम उसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आ गया, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेना। एनीवे दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में जैसे कि अनसर्टेन की बात हो रहा है, अननोन की बात हो रहा है, जैसे इस बच्चे की बात किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे 16-17, अब तो बहुत सारे लोग तो पढ़ते होंगे ना रजनीश को, कृष्णमूर्ति को। रजनीश के अलावा मैं उसी समय कृष्णमूर्ति को ही पढ़ना शुरू किया था, लाइब्रेरी में जाके कुछ बुक्स उठा के पढ़ लिए, या कोई सेकेंड हैंड बुक भी पटना में अवेलेबल होते थे उसको लेके पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया। दोनों में काफी मुझे इंटरेस्ट आया। तो अभी मेरी इस घटना को आप सोचो कि यार हर एक व्यक्ति जब रजनीश को पढ़ता है, कृष्णमूर्ति को पढ़ता है, या किसी थिंकर को पढ़ता है, इंडियन या फॉरेनर को, तो उसके अंदर किताब लिखने की या मैं भी ऐसा कुछ एक्सप्रेस करूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये कहां से हो हुआ, और उस चीज को मैंने किया भी, ऐसा नहीं है कि केवल थिंकिंग कर लिया। इसी चीज को मैं बोलता हूं, यहां से कनेक्शन है सोल से। ये सिर्फ माइंड का बात नहीं है, माइंड से हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, खासकर पैसा, पावर, प्रेस्टीज, सेक्स, ये सब के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन मैं किताब लिखूंगा या मैं गाना गाऊंगा, ऐसा कुछ क्रिएटिव चीज करूंगा, वैसा कुछ बहुत कम लोगों में होता है। सोचने के लिए भले ही सोच ले, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो करते नहीं है। तो इस चीज का संबंध मैं कहता हूं हमारे सोल से है। और सोल का संबंध मैं कहूंगा सिर्फ सोल कह देने से नहीं होगा, सोल के साथ में इसको पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करता हूं। अब आप यहाँ पे शायद मुझसे कहोगे यार तुम यहाँ पे अंधविश्वासी बात करने लगे, ये क्वांटम की बात कर रहे हो, एनर्जी की बात कर रहे हो, एटम्स की बात कर रहे हो, ये सब तो ठीक है, माइंड की भी बात अभी तक जो हुई की है वो सब ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तुम सोल को ला दिए, पास्ट लाइफ को ला दिए, यहाँ पे कुछ गलत लगने लगा। मैं कहूंगा दोस्त, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, मैं कोई रजनीश नहीं हूँ, मैं कोई ना आइंस्टीन हूँ, ना न्यूटन हूँ, ना कृष्ण हूँ, ना गौतम बुद्धा हूँ, ठीक है। मैं एक दोस्त हूँ और दोस्त के नाते आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो यार सुन लो, क्या है, ठीक है, जैसे इतना देर तक सुने, आगे भी सुन लो और तुम खुद उस पर एनालाइज करो, खुद उसके बारे में इमेजिन करो कि ये बंदा जो बोल रहा है पूरी तरह से बकवास है। यहाँ से आगे, यहाँ से पीछे जो कुछ भी बोला हूँ उसके साथ सहमत हो गए, तो यहाँ से आगे जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरी तरीके से गलत है या ऐसा कुछ आपकी भी लाइफ में हो रहा है। आप अपने लाइफ को भी ऑब्जर्व करो यार, दूसरे का लाइफ को केवल मत पढ़ते रहो। आइंस्टीन का बायोग्राफी पढ़ रहे हो, गौतम बुद्धा का बायोग्राफी पढ़ रहे हो, कृष्ण का भागवत गीता पढ़ रहे हो, नहीं, किसी का भी लाइफ में इतना ज्यादा डेप्थ में जाके कौन क्या कह रहा है मत ध्यान दो इतना, ठीक है। मैं 4 किताबें क्यों लिखा, मन भर गया यार, हो गया, कितना बताना है। 4-5 तो प्रॉब्लम है, गरीबी, बेरोजगारी, ये दोनों तो ऐसे ही एक ट्रैफिक ले लो, पॉल्यूशन ले लो, पॉपुलेशन ले लो, ये सब तो बहुत सिंपल वे में खत्म हो सकता है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, धीरे धीरे सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। उसके बाद लड़ाई झगड़ा है, जाति धर्म वाला झगड़ा है, 2 देश के बीच में झगड़ा है, वो सब जो झगड़े है वो कॉन्शियस लेवल का बात हो जाएगा। वहां पे अगर हम समझदारी से जीवन जिए तो हमको किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। तो एनीवे, मैं इसको सोल से या पास्ट लाइफ से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ये मैं बुक लिखूंगा, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करूंगा, वो भी इस तरह का वीडियो, ऐसा हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। तो फिर किसके अंदर होता है? उसके अंदर होता है
जो ऑलरेडी इस तरह का लाइफ जी चुका है, इस बात पे ध्यान देना। चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्धा हो, चाहे ओशो हो, चाहे आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत को ले लो, चाहे डीप नॉलेज का एक आशीष शुक्ला है उनको ले लो, कोई भी व्यक्ति, कोई बड़ा आइंस्टीन हो, मतलब साइंटिस्ट हो, निश्चित रूप से वैसा ही कुछ लाइफ पहले जी चुका है या पहले से वो ऐसा जीता आ रहा है। अध्यात्म में इसकी बात होती है भाई। गौतम बुद्धा ने भी पास्ट लाइफ को स्वीकारा है, कृष्ण ने तो बिल्कुल भी स्वीकारा है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का मतलब देखो, मैं साइंस के तरीके से बता रहा हूं, ये एनर्जी से मैं कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ पे कोई यहाँ अभय नहीं लिखा हुआ है, समझो। इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस बॉडी के अंदर कहीं पे अभय या इसका फादर का नाम ये है या मदर का नाम वो है या बिहार का है या डिफेंस में काम करता है, ये सब चीजें इसमें सिर्फ यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स में लिखे हुए हैं, यहाँ पे ही कुछ इंफॉर्मेशन ये सब है। अदरवाइज इस पूरे बॉडी में ये सब जो मैं बक रहा हूं अपना इंट्रोडक्शन में, वो सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और जब हम मरेंगे तब ये सब इंफॉर्मेशन किसी काम का नहीं है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा पेरेंट्स कौन है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितने लोगों से संबंध बनाया, कितना तुम्हारा प्रेस्टीज गेन किया, कितने सारे किताबें लिखा, ये सब कुछ नहीं, सब छूट जाएगा। फिर जाएगा क्या? एक्सपीरियंस। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस या तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारे अंदर जो जागरूकता है, तुम्हारे अंदर जो समझ है, तुम्हारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, वो जाएगा। और इसीलिए उसका संबंध मैं बोलता हूं सोल से है। सोल का संबंध ऑफकोर्स पास्ट लाइफ से होगा। और उसी के प्रभाव में मैं 16-17 साल के एज में ही बुक लिखने का डिसीजन लिया और बुक लिखा भी। लगभग मैं 12-13 साल में 4 किताबें लिखा। और उसके बाद जब मैं फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था, सच पूछो तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए तो आज भी बकबक कर रहा हूं यार। तो उस समय भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन बुक अब लिखने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। फिर भी मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं यार, और भी करना है यार, बात बना नहीं, तुमने लिख दिया तो क्या हुआ। तो ये सब चीज कहाँ हो रहा है? वो चीज यहाँ हो रहा है भाई साहब, सोल के अंदर हो रहा है, सिर्फ माइंड में नहीं हो रहा है। और एक बात मैं कहूंगा, बुक लिखने के टाइम फिर अगेन माइंड और सोल में तू मैं हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। माइंड बोल रहा है यार तुम लिखेगा, तुम्हारा किताब पढ़ेगा कौन? तुमको जानता कौन है? तुम एक ऑर्डिनरी आदमी, तुमको कौन पढ़ेगा? तुमको तुम्हारा एक्सपीरियंस कौन, किसको इंटरेस्ट होगा तुम्हारा एक्सपीरियंस सुनने में? आइंस्टीन का इंटरेस्ट हो सकता है, गौतम बुद्धा कुछ लिखेंगे, कृष्ण कुछ लिखेंगे, तो उनको मतलब वो भी शुरू में लिखेंगे तो शायद कोई इंटरेस्ट ना ले। जब उनका एक इमेज बन जाएगा तब उसकी बायोग्राफी पढ़ने में लोग इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कि आज के समय में एलोन मस्क का बायोग्राफी में इंटरेस्ट लेंगे आज से, लेकिन 10 साल पहले कौन इंटरेस्ट लेता? बिल गेट्स में कौन इंटरेस्ट लेता? जब तक वो फेमस नहीं हुए। या आचार्य प्रशांत को ही ले लो, आज पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज से 15 साल पहले आचार्य प्रशांत को कौन जानता था? कौन उनको पढ़ेगा? नहीं कोई पढ़ेगा। तो ये माइंड में चल रहे थे। लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही है, कोई पढ़े या ना पढ़े तुम लिख दो, तुम ये काम कर दो। मतलब अजीब है ना कि माइंड बोल रहे नहीं, कौन पढ़ेगा यार, पैसा वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। उधर वाइफ भी बोल रही थी यार, जब मैं लिखना शुरू कर चुका था, क्या तुम ये इतना टाइम देते रहते हो ये सब में, कौन पढ़ेगा? वो भी वही क्वेश्चन कर रही है। फिर जब पैसा खर्च हुआ तो उस समय तो और भी गुस्से में हो गई थी, क्योंकि उसी का पैसा खर्च हुआ था। मेरे पास पैसे उतने नहीं थे, 25,000 रुपये खर्च हुए, तो मेरा पैसा भी खर्च हुआ। पैसा लगभग 4 किताब छपवाने में समझ लो 1 लाख रुपये खर्च हो गए। कंप्यूटर भी खरीदा, ठीक है। तो ये सब क्यों कर रहा था यार मैं? इसके चक्कर में। यही है सोल, यही है अनकॉन्शियस माइंड, जो साइंस कहता है कि 9/10 पार्ट है। मतलब हमारा दिमाग 10, मतलब अगर 100 में समझोगे तो 90% जो माइंड है हमारा, वो अनकॉन्शियस माइंड है। मतलब समझ लो हमारा जो पास्ट लाइफ है वो 90% हिडन है, 10% सिर्फ कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड है। 10%, 90% माइंड ये अनकॉन्शियस स्टेट में है। और वो अनकॉन्शियस स्टेट यही है सोल वाला, पास्ट लाइफ वाला, वही है 90%। हम कब से जर्नी कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं हम बिग बैंग से जर्नी कर रहे हैं, या सन का जब फॉर्मेशन हुआ कुछ 3-4 बिलियन ईयर्स बैक, उस समय से
जर्नी कर रहे हैं, हम सोल का हिस्सा है, मतलब सन का हिस्सा है यार।